प्लेटफॉर्म ऑफ कंसेप्टम एकेडमी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो तक थोड़ा पूरा तक देखिए, थोड़ा नहीं, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। बहुत सारा मेहनत लगता है, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो को पूरा देखो। चलो सेल बायोलॉजी का ये लेक्चर नंबर 9 है और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। अब मैंने सोचा कि जो पिछला वाला वीडियो है उसमें राइबोसोम के बारे में ही डिस्कस करते हैं। इस वाले वीडियो में डिस्कशन करेंगे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय बेंडा। वो डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था बेंडा। और जो एक और नाम है माइटोकॉन्ड्रिया को, और ये भी कहा जाता है बायोप्लास्ट भी कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज बायोप्लास्ट। और वो जो वर्ड है बायोप्लास्ट उसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था बेंडा। ठीक है, अच्छा एक चीज और, सॉरी अल्टमैन। बायोप्लास्ट को देने वाले का नाम था अल्टमैन और माइटोकॉन्ड्रिया को देने वाले का नाम था बेंडा। अच्छा एक चीज और, जिसको नोट चाहिए होगा, ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा, वहां से आप लोग नोट्स ले सकते हैं। चलिए बहरहाल, तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है देख लिए। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ कहाँ पाया जाता है तो आपको बता दें, माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। पाया कहाँ नहीं जाता है तो पाया नहीं जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में। क्यों नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में दोस्तों? इसीलिए नहीं क्योंकि ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है और कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल अगर होगा तो वो पाया नहीं जाएगा। किसमें नहीं पाया जाएगा? प्रोकैरियोटिक सेल में पाया नहीं जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो ये चीज समझ गए ना, प्लांट सेल में पाया जाएगा। अच्छा एक चीज और, एक क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट में ज्यादा प्रेजेंट होता है या एनिमल में ज्यादा प्रेजेंट होता है? तो अगर आप थोड़ा सा अपना ब्रेन लगाएंगे और थोड़ा सा अच्छे से सोचेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी प्लांट को थोड़ा कम करना पड़ता है और एनिमल को थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि शेल्टर के लिए और फूड के लिए एनिमल को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है और प्लांट को नहीं जाना पड़ता है। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया कंपैरेटिवली एनिमल्स में ज्यादा होता है और प्लांट्स के केस में थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी मिल कहा जाता है, मोस्ट फेमस पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है और सेल विद इन सेल कहा जाता है। सबके बारे में डिस्कस करेंगे, किसको क्यों कहा जाता है देखेंगे। तो सबसे पहले एटीपी मिल क्यों कहा जाता है? एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है? जैसे हम लोग पैसा खर्च करते हैं रुपया के फॉर्म में, है ना, रुपीस के फॉर्म में, 1 रुपया, 2 रुपया, 500 रुपये, 2000 रुपये। तो ये क्या है? रुपया हमारा करेंसी है। उसी तरीके से एनर्जी का करेंसी जो है वो है एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो एटीपी का प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया ही करती है, इसलिए इसको एटीपी मिल कहा जाता है। और पूरे सेल को पावर हाउस, रोमन रेंस की तरह पावर हाउस प्रोवाइड कराती है, तो इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। रोमन रेंस को भी पावर हाउस कहा जाता है, WWE का। चलिए, और सेल विद इन सेल क्यों कहा जाता है ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे नीड के पॉइंट से बेटा देख लो, 4 नंबर दे सकता है ये वाला पॉइंट। सेल विद इन सेल क्यों कहते हैं? तो एक बात जान लो, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर एक कहानी ही लिखा जा सकता है माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल विद इन सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास अपना डीएनए होता है और अपना प्रोटीन सिंथेसिस करने का कैपेबिलिटी होता है। देखिए कोई भी जैसे वायरस है, वायरस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे अगर, तो वायरस के पास 2 ही चीज होता है, न्यूक्लियस और एक प्रोटीन अपना सिंथेसिस करता है वो। ठीक है, तो ये 2 चीज होना बहुत जरूरी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया पहले एक बैक्टीरिया था, ठीक है ना, तो ये खुद अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करता है, इसको खुद सेल की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सेल में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको सेल के अंदर का सेल यानी सेल विद इन सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें इसके पास अपना डीएनए और अपना प्रोटीन। प्लास्टिड के पास भी अपना होता है, तो प्लास्टिड को भी सेल विद इन सेल कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को भी कहा जाता है। ठीक है, जिसके पास भी डीएनए और अपना प्रोटीन होगा उसको सेल विद इन सेल कहा जा सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं आगे, माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। तो डबल मेम्ब्रेन है तो एक आउटर मेम्ब्रेन होगा, एक इनर मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको बाबू पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है। और वीडियो के स्टार्ट में तुम लोग को ये बता दिया गया है
कि माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन को अगर रिमूव कर दिया जाता है तो जो स्ट्रक्चर बचता है उसको माइटोप्लास्ट कहते हैं। क्लियर है ये चीज माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी किस फॉर्म में बनाता है? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब हम लोग बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में एक टॉपिक जिसका नाम है डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, टॉपिक ये देख लो, फिर से टॉपिक देख लो। इस वीडियो में टॉपिक के बारे में डिस्कशन नहीं होता तो टॉपिक एक चीज क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। चलिए डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए से जानने से डीनेचुरेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज द टॉपिक। हाँ, तो इससे पहले डीएनए के बारे में जान लेते हैं कि डीएनए का नाइट्रोजन बेसिस क्या होता है। जो भी 12th में है तो उन लोगों को पता होगा, ऐसे तुम लोग 10th में भी पढ़े होगे। तो जान लो कि डीएनए के पास 4 नाइट्रोजन बेसिस होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिडीन। ठीक है, ATCG, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, दिस इज द करेक्ट पैटर्न। ठीक है, तो एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ग्वानिन साइटोसाइन के साथ ट्रिपल बॉन्डिंग करता है। तो इस टॉपिक में इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जानो कि माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में ग्वानिन साइटोसिन की संख्या ज्यादा होती है। अब जानो एक चीज कि एडेनिन और थाइमिन में डबल बॉन्डिंग होता है, ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्डिंग होता है। तो किसको तोड़ना आसान है? ग्वानिन एडेनिन को तोड़ना आसान है कि ग्वानिन साइटोसिन को तोड़ना आसान है कि एडेनिन थाइमिन को तोड़ना आसान है? जाहिर सी बात है, डबल बॉन्ड वाले को आसानी से तोड़ा जा सकता है और ट्रिपल बॉन्डिंग वाले को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में ग्वानिन साइटोसिन की संख्या ज्यादा होती है, यानी ग्वानिन हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्डिंग वाला संख्या यानी ग्वानिन साइटोसिन का संख्या ज्यादा होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को तोड़ना, उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करना, डीनेचर करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए का डीनेचुरेशन वैल्यू थोड़ा हाई होता है। अब आपसे कोई पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के डीनेचुरेशन वैल्यू कि डीएनए का डीनेचुरेशन वैल्यू क्यों ज्यादा होता है, तो आप क्या बोलिएगा? आप ये बोलिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में ग्वानिन और साइटोसिन का संख्या ज्यादा होता है कंपेयर टू एडेनिन और थाइमिन। तो जब ग्वानिन और साइटोसिन का संख्या ज्यादा है तो ट्रिपल बॉन्डिंग का भी संख्या ज्यादा है, जिसके कारण उसको तोड़ना मुश्किल है। इसीलिए डीनेचुरेशन वैल्यू, डीनेचुरेशन मतलब तोड़ना या उसको ब्रेक करना, तो वो इसीलिए डीनेचुरेशन वैल्यू माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का ज्यादा होता है। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए, अब डीनेचुरेशन डीएनए बढ़ चुके हैं, अब थोड़ा सा रेस्पिरेशन के बारे में जान लो। तुम लोग 10th क्लास में पढ़ोगे रेस्पिरेशन 3 तरीके का, एरोबिक, एनारोबिक और लैक ऑफ O2। तो एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता था। तो ये चीज जान लो, जो एटीपी का सिंथेसिस होता है वो रेस्पिरेशन के कारण ही होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन के कारण होता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट क्या होता है। सेल में नहीं, कहीं और रेस्पिरेशन के क्वेश्चंस में आता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, क्लियर बात है। अब आगे बढ़ा जाए तो मैं आपको बता रहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो वहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसका रिजल्ट में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो अब हमारा तीसरा और ये टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मेरा पर्सनल लगता है कि फेवरेट टॉपिक है, जो मैं बच्चों को सीरियसली बताता हूँ। ये टॉपिक का नाम है प्रोटॉन ग्रेडियंट। ठीक है, प्रोटॉन ग्रेडियंट में आपको ये पता चलता है, आप ये तो सबको पता होता है भाई कि माइटोकॉन्ड्रिया ही एटीपी का सिंथेसिस करती है। ठीक है ना। अब माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या कोई ऑर्गेनेल है जो एटीपी का सिंथेसिस करता है? वो है ऑक्सीसोम। क्या है? ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम जो है एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से कि ऑक्सीसोम दिखता कैसा है। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या होता है? प्रोटॉन ग्रेडियंट इसको समझते हैं हम लोग। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक पार्टिकल है, मतलब एक ऑर्गेनेल है जिसका नाम है ऑक्सीसोम, जिसका संख्या 10 से 11 लाख होता है। एक माइटोकॉन्ड्रिया में 10 से 11 लाख ऑक्सीसोम प्रेजेंट होता है। ऑक्सीसोम में F1 पार्टिकल, F0 पार्टिकल और F5, F6 पार्टिकल प्रेजेंट होता है। तो इसका जो हेड है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसका जो हेड है, हेड को F1 पार्टिकल कहा जाता है और इसके हेड से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। किससे? तो एटीपी से। यहाँ से देखो, एटीपी कन्वर्ट होता है एटीपी में। एटीपी किस में कन्वर्ट होता है? एटीपी में कन्वर्ट होता है। एडीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, जो कन्वर्ट हो रहा है एटीपी में, यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यानी एडीपी में 2 फॉस्फेट था और एटीपी में 3 फॉस्फेट है। 3 फॉस्फेट वाला एटीपी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होता है।
2 फॉस्फेट वाला एटीपी कम एनर्जी मॉलिक्यूल होता है। तो यहाँ से हम लोग सीख गए कि ऑक्सीजोम एटीपी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, और एटीपी को कन्वर्ट करता है एटीपी में। कैसे करता है? तो ये जो एटीपी एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है उसमें एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यानी कि आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है। इनऑर्गेनिक का मतलब यही होता है, ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल होता है। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड किया जाता है एटीपी में, तो फॉर्मेशन हो जाता है फिर एटीपी का। ये बात आप लोगों के लिए क्लियर है? F1 पार्टिकल। तो आप लोग से पूछा जाएगा कि बताओ माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा ऑर्गेनेल है जो प्रोटीन एटीपी का सिंथेसिस करता है, तो वो हो जाएगा हेड ऑफ ऑक्सीजोम या सिंपल ऑक्सीजोम भी तुम लोग बोल सकते हो। ये जो स्ट्रक्चर देख लो प्रोटोन ग्रेडिएंट का। प्रोटोन ग्रेडिएंट में प्रोटॉन्स कौन होता है? तो हाइड्रोजन, जाहिर सी बात है, प्लस चार्ज हाइड्रोजन, बहुत सारा हाइड्रोजन जो है वो हेल्प करता है, एक्यूमुलेट करके एक जगह पे आता है और वो क्या करता है, ऑक्सीजोम के F5 F6 पार्टिकल से एंटर करता है और फिर एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये था प्रोटोन। दिस वाज ऑल अबाउट प्रोटोन ग्रेडिएंट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। होप यू लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। चलिए ठीक है, थैंक यू। ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर और नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। चलिए ठीक है, अच्छे से पढ़िए। जय हिंद।